लॉकडाउन एक ऐसा संकट का समय था जिससे पूरा विश्व, पूरा देश, पूरी दुनिया लड़ रही थी, उसे सामना कर रही थी और उद्योग धंधे और काम से हाथ धो बैठे थे। लगभग सभी कल कारखाने और ऑफिसेज़ बंद हो चुकी थी। सभी लोग घर पे ही अपना समय व्यतीत कर रहे थे और घर पे समय व्यतीत करने के लिए काफ़ी धन और राशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय पता नहीं था कि कब लॉकडाउन खुलेगा और सभी कुछ अपना अच्छे रूटीन में शामिल हो जाएगा। और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति भी कुछ एक दूसरे की इन कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे की सहायता की, एक दूसरे की मदद की। ऐसे लोग भी बड़े संख्या में निकल के घरों से बाहर आए और दूसरों को हेल्प करने लगे कि ऐसे में मानव जीवन को बचाना बहुत उचित है और एक मानवता का काम है। ऐसा ही कुछ हमारे आज के स्टोरी में ये संबंधित है। एक महिला है जो एक गरीब परिवार के मुखिया को एक लॉकडाउन से उबरने के लिए कुछ धनराशि का सहयोग करती है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। लेकिन उसको इस हेल्प करने के बदले उसको जो कुछ भी मिला, आप सुनकर बहुत ही दंग और हैरान परेशान रह जाएंगे कि आखिर उसके साथ इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ। जी हाँ दोस्तों, आइए मैं अपने स्टोरी कहानी कंटिन्यू में आपका स्वागत करता हूँ। मैं विजय कुमार चौहान। ये कहानी है यूपी के ज़िला अमरोहा की, जिसके अंतर्गत थाना एक लगता है रजतपुर। उसी के अंतर्गत एक गांव है फैज़पुर। दरअसल एक महिला है 52 वर्ष की, वो अपने घर से यह बोलकर निकलती है अपनी बेटी से कहकर कि बेटी मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। तो वो घर से निकल जाती है और कुछ समय बाद उसका नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। लगभग 3 घंटे का समय बीत चुका था। उनकी बेटी अपने भाई से, अपने पिता से कहती है कि माँ ये बोलकर गई थी कि अभी आती हूँ, लेकिन लगभग 3 साढ़े 3 घंटे का समय गुजर गया है और उनका फ़ोन भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। आखिर क्या बात हो सकती है माँ, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई संकट तो नहीं है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि नंबर क्यों बंद आ रहा है। सभी लोग आसपास के घरों में तलाश करने लगते हैं कि आपने कहीं मेरी माँ को देखा है, कहीं जाते हुए, कहीं आते हुए। और ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है। सभी लोग आसपास के गांव में भी तलाश करने लगते हैं। लोग काफ़ी चिंतित और परेशान हो जाते हैं। शाम का वक्त हो जाता है, फिर भी उनका मोबाइल लोग बार बार ट्राई करते रहते हैं, लगातार स्विच ऑफ ही आता है, कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। शाम होने के बाद जब अ, लोग और विचलित होते हैं तो अपने खेतों खलिहानों में चारों तरफ ढूंढ लेते हैं, क्योंकि किसी का कुछ खोता है तो आदमी घड़े में भी ढूंढता है। हर संभव प्रयास किया गया सरिता देवी को ढूंढने का, लेकिन कुछ पता नहीं चला। घर के सदस्य इतना विचलित हो चुके थे कि उसमें कुछ परिवार के सदस्य, बच्चे रोने बिलबिलाने लगे थे कि आखिर मेरी माँ बिना बताए कहाँ चली गई, ऐसा क्या हुआ होगा कि माँ हम लोग से नहीं मिल पा रही है। सभी लोग परेशान और लगातार ढूंढते रहे और एक एक रात किसी तरह ढूंढते ढूंढते भी निकल जाती है, तो आसपास के गांव के लोग भी मिलकर ढूंढना शुरू कर देते हैं। अगले दिन वहीं के रजतपुर थाने में एसएचओ सुनील मलिक से जाकर लोग मिलते हैं। बोलते हैं सर कि हमारी माँ कल सुबह 7 बजे से गायब है, उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। ये है उनका मोबाइल नंबर, कृपया आप भी ढूंढने में हमारी सहयोग कीजिए। हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग बहुत दुखी हैं, कृपया हमारी जल्द से जल्द मेरी माँ को ढूंढ दीजिए। तो वो लोग तहरीर और रिपोर्ट लिखवा के चले आते हैं। फिर 2 दिन तक सभी रिश्तेदार, उनके गांव वाले, आस पड़ोस के गांव वाले भी मिलकर सरिता देवी को ढूंढते हैं, लेकिन उनका कोई पक्का खबर नहीं मिलता कि आखिर वो सरिता देवी वहाँ पे कहाँ पे हैं, उनका क्या हाल है। वो बिल्कुल साइलेंट तरीके से गायब हो चुकी हैं। ऐसे ढूंढते ढूंढते लगभग 2 दिन निकल जाते हैं। तो घर वालों का गुस्सा, पड़ोस वालों का गुस्सा और गांव के सभी लोगों का आक्रोश बढ़ के काफ़ी बड़े पैमाने पर हो जाता है। सभी लोग मिलकर अमरोहा ज़िले के एसपी कार्यालय जाते हैं जहाँ पे पूनम आईएएस ऑफिसर के ऑफिस के सामने बड़ा हंगामा करते हैं और बड़ा शोर शराबा, नारेबाजी करते हैं। तब तक मीडिया आ जाती है। मीडिया को देखते हुए और भी लोग, वहाँ के दूर दराज के लोग शामिल हो जाते हैं कि आखिर इतनी बड़ी भीड़ की क्या आवश्यकता है, क्या मांग है, क्या डिमांड है, क्यों इतना लोग शोर शराबा और आक्रोशित हैं। सभी लोग आके वो लगातार वहाँ पे उनकी समस्याओं को सुनने के लिए खड़े हो जाते हैं। तब तक पूनम आईएएस ऑफिसर बाहर निकल के आती हैं, सबको शांत कराती हैं
बोलती हैं कि आप लोग की क्या समस्या है बताइए, मैं भी उसको जानूँ, उसको समाधान करने में आपका सहयोग करूँगी। सभी लोग शांत होते हैं और सरिता देवी के परिजन बताते हैं कि वो सुबह कल 6 दिसंबर से सुबह से गायब हैं, अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है। और वहाँ पे रजतपुर थाने में उन्होंने रिपोर्ट दी, तहरीर दी, लेकिन उसका भी पुलिस ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया उनकी माँ को ढूंढने के लिए। तो आईपीएस ऑफिसर ने बिल्कुल पोलाइटली से, बिल्कुल साइलेंट तरीके से उन लोग को समझाया कि देखिए आप लोग शांत हो जाइए, मैं 24 घंटे का समय लेती हूँ आप लोग से, और मैं आपके माँ सरिता देवी का पता लगा दूँगी। कृपया आप लोग शांति बनाकर अपने अपने घर जाएं, मुझे 24 घंटे बाद मिलें। यह आश्वासन सुन के एक आईपीएस ऑफिसर की बातों को लोग मान जाते हैं और साइलेंट तरीके से अपने घरों को चले जाते हैं। तभी आईएएस ऑफिसर पूनम जी याद करती हैं वहाँ के रजतपुर के थाना एसएचओ सुनील मलिक को। उनसे बात करती हैं कि आप इस घटना में आप कहाँ तक तहकीकात कर पाए हैं, कहाँ तक आपकी जांच पहुँच पाई है। तो कोई ठोस कदम या कोई ठोस रिस्पांस नहीं मिल पाया है एसएचओ को, वो ऐसा बोलते हैं। आईएएस ऑफिसर पूनम उनको डांटती हैं, फटकारती हैं कि अभी तक उसका लोकेशन क्या है, उस मोबाइल नंबर पे सीडीआर क्या है, वो सब भी तब तुम नहीं पता लगा पाए हो। तो तुरंत एक टीम गठित की जाती है कि जिससे सीडीआर निकलवाया जाए और कॉल रिकॉर्ड निकलवाया जाए। कॉल रिकॉर्ड निकालते ही 24 घंटे का समय गुजर जाता है, क्योंकि उन लोग को 24 घंटे का समय दिया गया था। 24 घंटे बाद पूनम मैडम को उनको बताना भी था कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। सीडीआर नंबर में निकलता है एक सरिता देवी के सामने का ही एक मकान है जिसमें कि मान सिंह रहता है। उस सीडीआर के बेस पर मान सिंह को पुलिस उठा लेती है, रिमांड रूम में ले जाके पूछती है कि आखिर तुम्हारी उनसे क्या बात हुई थी। लगभग 1.5 मिनट तक बताता है कि हमारी बात बस ये हुई थी कि उनके दूध पकाने की जो जगह है बोरसी, उसको ठीक करना था। मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ, मुझे उसको ठीक करने के लिए बुलाई थी और मैं पता किया, मैं उनके पास गया तो वहाँ पे पता चला कि वो नहीं है काफ़ी टाइम से। मैं भी उनको ढूंढने में, उन लोगों की सहयोग करने में लग गया। ये बात लगातार बयान में यही बोल रहा था मान सिंह, वो अपना बयान बदल नहीं रहा था, रिपीट करते ही जा रहा था। और ऐसा करते करते 24 घंटे का वक्त निकल गया था। जब पुलिस ने सख्ती से पूछना शुरू किया कि अब तुम बता दो, नहीं तो सब अंजाम बुरा होगा तुम्हारा, तब वो मारे डर के सारी बातें बोलना शुरू कर दिया। और जो उसने बयान दिया वो सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। पुलिस ने फिर से पूछती है कि पूरी सच्चाई से बताओ कि ये मैटर क्या है, क्या बात हुई थी तुम्हारी। तो मान सिंह बताता है कि वो बोरसी की मरम्मत के लिए मुझे फ़ोन की थी, तभी उन्होंने एक बार पैसे का तगादा कर दिया, उसी में हम दोनों की कहा-सुनी हो गई। और ये बात सुन रही थी मेरी बीवी कविता, उसको ये बातचीत बहुत गंदी लगी कि मेरे पति को क्यों उल्टा-सीधा कहा जा रहा है, पैसा उनका है तो दे दिया जाएगा। और वो अपने हस्बैंड को इस कदर भड़काती है कि आज इनका काम तमाम करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोल गई हैं, हमको ये ठीक नहीं लग रहा है। तो जैसे ही सरिता देवी मान सिंह के घर पे जाती है उनके मिलने के लिए, तब तक कविता उनका पैर पकड़ के बैठ जाती है, उनको जाने नहीं देती है और उनका मुंह भी दबा देती है। वो महिला 52 वर्ष की है, ज़्यादा ताकत नहीं लगा पाई और वहीं पे वो सहम गई। मान सिंह ने भी उसको किसी भारी चीज़ों से भी वार किया था और उनके गले में पड़े शॉल को उनके फांसी का फंदा बना दिया। और वो लगातार मिन्नतें करती रही, लगातार हाथों का इशारा करती रही वो सरिता देवी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारे कठिन परिस्थितियों में सहयोग किया था जब लोगों का जीवन संकट में था, लेकिन इन लोग का ज़रा भी दिल पिघला नहीं कि जब हम लोग मर रहे थे, हमारे लोग लॉकडाउन में खाने पीने को अन्न नहीं था, तो ऐसे समय में उन्होंने 50,000 का सहयोग किया था। लेकिन इन दरिंदों को ज़रा भी संकोच नहीं लगा कि इस महिला को छोड़ दें या रहम खाएं। इन्होंने 7 से 8 मिनट तक उनका गला घोट घोट के रखा और इनको जान से मार डाला। उसके बाद खड्डे में, टॉयलेट के टैंक में डाल के, उसको पाट के, मिट्टी डाल के, पटरा डाल के, मिट्टी डाल के सब जगह ढक दिया। क्या दोस्तों, इस कहानी के बाद कोई किसी का मदद करना चाहेगा? ये परिस्थितियाँ आने के बाद कोई अगर इस कहानी को सुनेगा तो साफ साफ कतराएगा कि अगर हम अब किस तरह का इस सहयोग करने के बाद रिजल्ट आएगा तो कोई इसी का इस
कोई किसी का मदद करना नहीं चाहेगा। हम किसी को इस कहानी के माध्यम से किसी को दुःख या किसी को तकलीफ़ या किसी को परेशान नहीं करना चाहते। बस हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि आने वाली दुर्घटनाओं या समस्याओं का समाधान आप स्वयं कर सकें, आभास कर सकें कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप जागरूक रहें, सतर्क रहें, बिंदास रहें और अपने थर्ड आई को हमेशा ओपन रखें कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन आगे ऐसा न होने पाए, इस वजह से हम आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से अलर्ट करना चाहते हैं। जहाँ भी रहिए आप सुरक्षित रहिए। जय हिंद।